बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को और गौर करने वालों को, ख़ास करके यार लोगों को अस्सलामु अलैकुम, आदाब, खुशामदीद। सामीन, मुझे राना गज़नफ़र कहते हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट और एक अदबी शख्सियत साजिदुल्लाह खान खटक साहब। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, एक शेर से हम आगाज़ करते हैं कि अजीब लोग हैं, क्या खूब मुनसफ़ी की है। अजीब लोग हैं, क्या खूब मुनसफ़ी की है, हमारे कत्ल को कहते हैं खुदकुशी की है। तो साजिद साहब, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 2026 को एक खबर रिपोर्ट होती है कि अहमद लतीफ़ नामी एक डॉक्टर लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लापता होते हैं और बाद में जो भी वो मुअम्मा हुआ वो हमारे सामने है। आज हम उसके सारे पहलुओं पे बात करेंगे। साजिद साहब, मुझे अब ये बताएं कि सबसे पहले अगर हम इसकी तमहीद के तौर पे आगाज़ करें तो 1 अप्रैल की ये बात है और 5 अप्रैल को उसकी गाड़ी से लाश मिलती है। पहले तो आप बताएं, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? राना साहब, मैं इस खबर को अप्रैल फूल के तौर पर देखता हूँ। ठीक। ये मुआशरे ने एक इंसान के साथ अप्रैल फूल किया है। सही। यानी अप्रैल फूल की तारीख ये है 1 अप्रैल कि 1 अप्रैल को लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। सही है। तो ये भी एक इंसानी जिंदगी के साथ एक अप्रैल फूल हुआ है। ठीक है। यानी एक शख्सियत, एक इंसान अपनी जिंदगी से गया और उसकी लाश चंद दिन तक गाड़ी में पड़ी रही। ना किसी दोस्त ने पूछा, ना रिश्तेदारों ने, और 4-5 दिन बाद पता चला कि ही इज डेड। सही। और वो भी तब जब लाश से, जैसे कि रिपोर्ट हुआ है कि बदबू आना शुरू हो गई और वहां जी, एक ताफुन का मंजर। ताफुन का मंजर था और पार्किंग में जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने महसूस किया, देखा कि गाड़ी में लाश है। ठीक। तो ये इन हमारे शॉर्ट वर्ड्स एक मुआशरे की अप्रैल बेहिसी है, अप्रैल फूल ही है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर आपकी राय लेता हूं कि डॉक्टर जो अहमद लतीफ़ है वो है कौन। बेसिकली इनका फैसलाबाद से ताल्लुक है और अभी कुछ अर्सा पहले ही ये ट्रांसफर होके लाहौर आए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। और जो जराए बता रहे हो, अब तो अथेंटिक खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि इन्होंने कैनाल व्यू सिटी के नाम से कोई सोसाइटी है, वहां पे रिहाइश रखी हुई थी और कुछ मंथ पहले ही इनकी जो है ना वो कोई डिवोर्स हुई है और लव मैरिज जो है वो वजह बताई जा रही है कि शादी चूंकि पसंद की थी और अब शायद बात तलाक या डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल उस डिसऑर्डर में और दबाव में थे। और ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ मेडिसिन भी यूज कर रहे थे और ये बेसिकली इनका जो है वो, आपको पता है, जो ब्लड से रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उसके ये इंचार्ज भी थे। हेमाटोलॉजी से रेलिवेंट इनका काम था और उसके इंचार्ज थे और बड़े एक अच्छे एक्सपर्ट समझे जाते थे। तो कुछ महीनों से ना ये डिस्टर्ब थे। ये तो है कि इनका जो एक बैकग्राउंड है। अब सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, खबरें भी आ रही हैं कि घर वाले भी इसकी शादी को लेके कहीं इससे सोशल डिस्टेंस में चले गए हुए थे। क्वाइट पॉसिबल, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट है इस स्टोरी का। वो ये है कि मुआशरा कभी ये महसूस ही नहीं करता कि एक डॉक्टर की भी मसाइल हो सकते हैं। सही। या हमने कभी ये फील ही नहीं किया कि डॉक्टर भी बीमार हो सकता है। हाँ। मतलब एक हेमाटोलॉजिस्ट, क्या उनको नफ्सियाती मसाइल नहीं हो सकते? जी। ये हमने कभी महसूस ही नहीं किया। यानी हम समझते हैं कि डॉक्टर जो है वो एक सुपर ह्यूमन होता है, डॉक्टर को कोई मसला नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। वो सोशली परफेक्ट बंदा होता है। हालांकि एक मिसकॉन्सेप्शन है। डॉक्टर एज अ प्रोफेशनल एक और चीज है, बट डॉक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग और चीज है। ठीक है। तो माशरती रवैयों के तौर पर अगर हम एनालिसिस करें तो देखें, इस वाकये के पीछे अगर फैमिली प्रॉब्लम है, डिवोर्स है या वट एवर, लव मैरिज, बट द बेसिक प्रॉब्लम इज किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि व्हाट आर द इश्यूज बिहाइंड दिस ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी है ना, माशरती ट्रेजेडी है, एक सोशल ट्रेजेडी है कि एक इंसान अपनी जिंदगी से गया और रीजंस जो भी हों, फॉर एग्जांपल लव मैरिज मे बी द रीजन, सोशल इशू है वो। तो यहाँ राना साहब एक और इम्पोर्टेंट बात जी, देखिए, जनरली जो कॉन्सेप्शन है, जो हम देखते हैं, परसीव करते हैं, या मुआशरा जो परसीव करता है, वो ये करता है कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में अगर गलती होगी तो हस्बैंड ही की होगी। हाँ, जिम्मेदार मर्द को ठहराया जाता है।
اور جو عورت کو ایک سوسائٹل کنسیشن حاصل ہے, معاشرتی رعایت حاصل ہے کہ وہ معصوم ہے یا ان کی غلطی یہ نہیں. جو ایک ہمدردی کا عنصر ہمدردی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو میں نے لفظ استعمال کیا معاشرتی کنسیشن, معاشرتی رعایت. ہاں دیکھیں اب ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹرز دیکھیں اگر دیکھا جائے تو وہ اسٹرانگ نروز کے لوگ ہوتے ہیں, اعصاب کے بڑے مضبوط ہوتے بہت ہیں, مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ مضبوط اعصاب کے لوگ نہ ہو تو دوسرے لوگوں کا علاج بھی نہیں کر سکتے. اگر ایک شخص ڈرگس پہ چلا گیا, میڈیسن پہ چلا گیا, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوا, اس کا مطلب ہے کہ he was facing problems. ٹھیک, But the issue بچا. is کہ the people around him they were unaware of the issues. یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو کہ ٹریجڈی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا سر صاحب, اس میں دیکھیں 1 اپریل کو وہ مسنگ پرسن میں آتا ہے اور اس کی گمشدگی کی خبریں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتی ہیں. 5 اپریل 2026 سنڈے والے دن اتوار کو اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کی گاڑی سے سیٹ بیلٹ بندھا ہوا ہے, اور اس کی سیٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فولڈ تھی, اور وہاں سے کچھ میڈیسن بھی برآمد ہوئی ہیں, اور کچھ مستند ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ ایسی میڈیسن بھی برآمد ہوئی ہیں جو نارمل حالت میں نہیں لی جاتی. واللہ عالم یہ اب لوگ اس کو مبالغہ کر رہے ہیں یا جو بھی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اینٹی ڈپریشن میڈیسن بھی یوز کر رہے تھے. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہے, سیکیورٹی جو انچارج تھا وہ کہاں تھا, ہاسپٹل کے ایم ایس سے پوچھنا چاہیے. میں سجاد صاحب جو آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں نا, میرے نزدیک اس کے مر جانے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو ایک طرف رکھیں. بھائی نوبت کیوں آئی؟ پہلا سوال تو یہ جو نوبت ہے اس کے بارے میں کیا, جس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. ہاں سر, میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں جی اس کو میں لنک کرتا ہوں ایک اور سٹوری کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جو بنیادی طور پر ایک سرکاری ملازم تھا, لیکن بعد میں سوشل ایشوز کی وجہ سے وہ ڈرگ یوز کرنا شروع کیا, شراب وغیرہ. ہوں سوشلی بڑا اچھا بندہ تھا, پرفیکٹ بندہ تھا, ان دا ٹھیک. سینس کہ سچ بولتا تھا, جھوٹ نہیں بولتا. تو ایک دن ایک سیٹنگ میں اس بندے نے کہا کہ جناب لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ پیتے ہیں, ہوں یعنی شراب نوشی کرتے ہیں, لیکن اب معاشرے کا کوئی فرد مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ پینے کی پیچھے وجہ کیا ہے. ٹھیک. مطلب ایک انسیڈنٹ اگر ہے یا ایک کیفیت تک انسان پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, تو وہ ریزنز کوئی نہیں معلوم کرتا. ہم صرف کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا اس نے. ٹھیک. اب دیکھیں ایک اسٹرانگ نروز کا ڈاکٹر اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی اینڈ ہی ڈائیڈ, میں تو اس کو کہوں گا ان نیچرل ڈیتھ. یہ المیہ اس بات کا ہے کہ پیپل اراؤنڈ اس, جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, معاشرہ ہے, پیپل ڈو ناٹ ٹرائی ٹو فائنڈ دا ریزنز بیہائنڈ سچ ٹریجڈیز. یعنی وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو ٹو کنکلوڈ یہ ایک this was a sad and tragic incident, لیکن یہ معاشرے کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ سٹریس میں ہے, فلاں بندہ ٹینشن میں ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یا ان وجوہات کو کم کیسے کیا جائے. اور رانا صاحب ایک اور موسٹ امپورٹنٹ بات, دیکھیں ہم نے جب کبھی کسی شخص کو سٹریس میں یا ٹینشن میں دیکھا ہے تو ہم نے صرف اس کو دیکھا ہے اینڈ دین ہم نے کسی اور کو بتایا ہے کہ ہی از ان ٹینشن, لیکن ہم نے کسی کو سہارا نہیں دیا, ہاں اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی. اینڈ ایک اور اس سے امپورٹنٹ بات, معاشرے میں جیسے ہمارا معاشرہ ہے, اس پاکستانی معاشرے میں تو آلموسٹ 50% اگر دیکھا جائے تو لوگ سٹریس کا شکار ہے. معاشرتی بھی ہو سکتا ہے, فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے, پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے. معاشرہ بنیادی طور پر سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی کنسلٹیشن کو بہت برا سمجھتا ہے. جب کوئی شخص اپنی لائف کو نارملائز کرنے کے لیے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل ہے, یہ کوئی اب نارمل ہے, تو اس پہ معاشرہ سٹیمپ لگا دیتا ہے کہ دس از اب نارمل. تو وہ جو اب نارملٹی کا سٹیمپ ہے اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ سولوشن کی طرف نہیں جاتے, اور پھر اس کو پاگل پن سے تعبیر کرتے ہیں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ جو سٹیمپ لگ جاتی ہے تو ہی از ٹریٹڈ ٹو بی این اب نارمل ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, سیڈ, ویری سیڈ, یہ دس از اے سیڈ ٹریجڈی فار دا ہول سوسائٹی. ٹھیک ہو, اوکے. جیسا جب آپ نے سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر کی بات کی ہے, ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کل پرسوں ترسوں بھی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ فہمیدہ کی خبر چل رہی تھی, اس نے بھی ہریسمنٹ کی وجہ سے فادر کے پستول سے جو ہے وہ خود کو شوٹ کیا اور خودکشی کی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے وہ یہ جو
अभी सना का जो केस चल रहा था टिकटॉकर का, उसके मियां ने खुद को भी मारा और उसको भी मार दिया। और उससे पहले आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले एसपी अदील की जो खुदकुशी है, या बाज लोग उसको मर्डर या मौत भी कहते रहे, यानी आए रोज हमें ये खबरें मिल रही हैं। और अभी हम जैनब वाला केस नहीं भूले थे, तो हमारे ऐसे लगता है ये ट्रेंड बनते जा रहे हैं। और जिस तेजी से ये वाकयात हो रहे हैं उसी तेजी से लोग इसको भूल जाते हैं। कभी किसी ने एक फहरिस्त बना के, एक डाटा निकाल के और उन रीजन पे काम करने की कोशिश नहीं की। अब मुझे अब ये बताएं कि आप दो चार पांच जुमलों में कि आप उसकी मौत के ऐन वक्त की जो वजूहात हैं, कि क्या उसको किसी से बात करने का मौका नहीं मिला, क्या उसके दोस्त नहीं थे, क्या हॉस्पिटल के कैफेटेरिया पे, कैंटीन में, किसी और जगह पे उसके पास बात करने वाला कोई आदमी नहीं। हमारा तो ये दावा है ना कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, और हमारी जो जी जनरेशन है वो इतनी एडवांस हो गई है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं। इवन लोग तो केटू पहाड़ की आखिरी चोटी पे भी जाके लोगों के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं। और एक जीता जागता इंसान, और आपको पता है जिस तरह एमबीबीएस करने के लिए, और ये जो हेमाटोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपको पता है ब्लड से रेलिवेंट है और बड़ा ये एक टेक्निकल किस्म का काम है, तो एक जीता जागता इंसान, उसके पास बताने को किसी के पास कोई ऐसा जरिया नहीं था। क्योंकि कोई अभी तक ना, कोई ऐसा उसका दोस्त सामने नहीं आया कि जी डॉक्टर साहब की जब मेरे साथ ये बात हुई है, उन्होंने ये घर की कोई अपनी परेशानी बताई है। क्या दोस्त मैटर करते हैं? करीबी ऐसे कोई रिश्ते होने चाहिए। देखिए, अगर क्लैश ही आपका फैमिली से आ गया तो जाहिर है आप फैमिली से तो नहीं डिस्कस कर सकते ना। तो अहमद लतीफ का जो एक साइकोलॉजिकली आप डिसऑर्डर बता रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो पसंद की शादी थी उसकी वजह से घर वाले भी खफा थे। अब मुझे बताएं प्लेटफॉर्म क्या था कि वो क्या मीडिया पे आ जाता, क्या उसको को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जी। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई स्ट्रांगली एग्री, और मैं इस पे कायम हूँ कि try to spend time with the worst human being instead of spending time with the best machines. सही। यानी एक तरफ बेहतरीन मशीन्स हो और दूसरी तरफ बदतरीन इंसान हो, तो आई वुड लाइक टू प्रेफर द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स। की यानी वजह है बदतरीन इंसानों को तरजीह देनी चाहिए। अगर लेकिन अगर मवाजना हो बेस्ट मशीनों के साथ, हाँ, एक तरफ बेस्ट मशीन्स हो और दूसरी तरफ वर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है। तो you must spend time with the worst human beings instead of spending time with the best machines. उसकी वजह है मशीन्स बुनियादी तौर पर हमें प्रॉब्लम्स देते हैं। ठीक। हमारा जो पेशेंस का लेवल है, सब्र, बर्दाश्त, बुर्दबारी का लेवल है, वो खत्म कर देते हैं। वो इकबाल ने आई थिंक कहा था है, दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। ये बेसिकली दिस इज द इंटरप्रिटेशन जो मैंने बात की है। देखें, एक शख्स अगर मेडिसिन पे जाता है, एक पढ़ा लिखा शख्स जिस पे हुकूमत ने इतना खर्चा किया है, डॉक्टर बनाया है, देखिए टेक्निकल प्रोफेशनल लोग जो है बड़े कीमती लोग जी, वो आम बंदा नहीं था, प्रोफेशनल था। तो अगर एक शख्स इंसानों के मुआशरे में तन्हाई महसूस करते हुए मेडिसिन को ऑप्ट करता है, चूज करता है एज अ फ्रेंड कंसोल करने के लिए, तो इसका मतलब है ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यानी वो ऐसे मुआशरे में रह रहा है कि जहाँ पे किसी बात का असर ही नहीं होता। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर वो मेडिसिन की तरफ गया है तो इसका मतलब है कि ही ऑप्टेड मेडिसिन एज फ्रेंड्स। तो अगर मेडिसिन पे वो चला गया है अपने मेंटल लेवल को सुकून रखने के लिए या सोशली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसका मतलब है ही हैड नो वन इन हिज लाइफ। यानी ये बेबसी की आखिरी इंतहा। बेबसी की आखिरी। ठीक हो, ओके। अच्छा साजिद साहब ये बताएं कि मीडिया में ये चीज भी रिपोर्ट की जा रही है जी कि वहां पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनको भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर उस पहले दिन कोई गाड़ी देखता, क्योंकि आई थिंक वाइट रंग की है, सिटी गाड़ी थी, और वो खड़ी भी वहां है जहां उनके ये ऑक्सीजन के कुछ सिलेंडर वगैरह या ये चीजें पड़ी हुई हैं, और आमतौर पे डॉक्टर वहां गाड़ी खड़ी नहीं करते, और उस पर किसी की तवज्जो ही नहीं की। ठीक है, कैमरे भी लगे हुए थे, चेक होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ये जिम्मेदारी आती है? नहीं देखें ना, अगर जिम्मेदारी क्या हो सकती है कि अगर पहले दिन उसको देखा जाता तो पहले दिन देखने से क्या उसकी जान बचाई जा सकती थी? और इन लोगों पे ये आप कहते हैं कि ये जो इल्जाम लग रहा है कि ठीक है? नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह है देखिए जी, एक शख्स जब खुदकुशी करता है या इस एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो इट इज नॉट जर्नी ऑफ वन डे, या ये एक दिन की कहानी तो होती नहीं है, हादसा एकदम नहीं होता। तो
وہ کیا شعر ہے, وقت کرتا ہے परवरिश बरसों परवरिश बरसों. हादसा एकदम नहीं होता. तो ये हादसा एकदम तो नहीं हुआ ना. देखिए, he was not a layman. ये मैं कहूंगा कि he was not a commoner. ठीक है डॉक्टर था, हर चीज को समझता था, प्रोज एंड कॉन्स समझता था. जी. तो ये जाहिर बात है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा है जहां एक शख्स पूरी दुनिया से, जिंदगी से मायूस हो जाता है, तो वो एक आखिरी कदम की तरफ आता है. देखिए, हु इज एन एस्केपिस्ट. जी. वो अदब में ना जॉन कीट्स की शायरी में हम पढ़ते थे एस्केपिस्ट, यानी एक शख्स है ना, वो मसाइल का सामना नहीं कर पा रहा, ही इज अनेबल टू फेस द इशू, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा, तो वो क्या करता है, वो एस्केपिज्म की तरफ चला जाता है. व्हाट इज डेथ? एस्केपिज्म. आप सामने जो मसाइल हैं वो फेस नहीं कर सकते और दूसरा रास्ता ऑप्ट करते हैं कि लेट्स एस्केप दिस इशू. जी. और राह फरार है बेसिकली ना. देखिए, राह फरार. डेथ इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. लाइफ इज द हार्डेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. ठीक. दोनों में कंपैरिजन ये है कि एक हार्डेस्ट है, एक सॉफ्टेस्ट है. तो जब एक विल पावर खत्म हो जाती है तो वन ऑप्ट्स द इजीएस्ट वे, और वो यही था, डेथ. ठीक है. डेथ बेसिकली फाउंड सॉल्यूशन. लेकिन राजा साहब, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मुआशरे के लिए मैसेज है, हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं, वी ऑल जी. मुआशरे में जहाँ कहीं भी, किसी भी जगह, दफ्तर में, क्लास में, मुआशरे में, दुकान में, फैमिली में, कोई भी ऐसा शख्स नजर आए जो एलूफ हो, तन्हाई का शिकार हो, मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो. मेंटल स्ट्रेस जरूरी नहीं है, हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मेंटल स्ट्रेस आता है जी. मेंटल स्ट्रेस फैमिली इश्यूज की वजह से भी आ सकते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज की वजह से भी आ सकते हैं, बाजू का अननोन रीजंस होती हैं. ठीक है. बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर होल्डिंग वेरी गुड पोजीशंस, लेकिन दे आर फेसिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज. तो वो उनको क्या चाहिए होता है? उनको सपोर्ट चाहिए होता है. दे नीड टू हैव ह्यूमन बीइंग्स अराउंड देम. उनके इर्द गिर्द इंसान होंगे तो वो सर्वाइव कर पाते हैं. अब जब एक शख्स है, फॉर एग्जांपल, ही इज फेसिंग प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है 1 साल से, 2 साल से, लेकिन देयर इज नो वन अराउंड हिम जो उसको सुकून दे, उसकी बात सुन सके. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, आपके दिल में कोई बात है, दिमाग में है, जो आपको इरिटेट कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है. व्हाट विल यू डू? आपके पास एक ही रास्ता होगा, एंड दैट इज एस्केपिज्म. सुनने वाला जरूर होना चाहिए. और देखिए, जो शख्स स्ट्रेस में होता है ना, जब किसी शख्स को ये महसूस हो कि मेरे सामने बंदा स्ट्रेस में है, परेशानी में, ठीक है, तो स्ट्रेस में अगर आपके साथ वो बहुत बुरा भी करे ना, तो सुने, बर्दाश्त करें. एक दफा उसको स्ट्रेस से निकालें, नॉर्मल इंसान बनाएं, फिर उस शख्स को बताएं कि एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस आपने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था. इनफैक्ट इंसान जब स्ट्रेस से बाहर निकलता है तो वो खुद महसूस करता है कि एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस मैंने ये चीजें गलत की थी, क्योंकि वो एनालिसिस कर लेता है. ठीक. ये डॉक्टर साहब की स्टोरी है ना, दिस इज नॉट वन डॉक्टर. हाँ, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वकाला हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह एलूफनेस का शिकार हो जाते हैं, देन दे किल देमसेल्फ, या जिंदगी का खात्मा कर देते. ये ऐसे लोगों को ना, दे नीड सिंपैथी. बेसिकली हमदर्दी के काबिल लोग होते हैं. दे नीड टू हैव ह्यूमन बीइंग्स अराउंड देम. तो ये मेरा पैगाम यही है कि जब कभी हमें कोई ऐसा शख्स नजर आए, हमें उसको कंपनी देनी चाहिए, उसको सोशली उसको एलूफ नहीं रहने देना चाहिए. अगर वो माशरती तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाए, he will definitely bring an end to everything. बचा बहुत कुछ. अच्छा सर, जब इसके 1-2 कानूनी चीजें भी अगर डिस्कस हो जाए, मेरे ख्याल है जो मशकूक इस तरह की डेथ होती है, जिसको आप पुरस्रार मौत कह लें, उस पे को मेरे ख्याल है 174 की कोई कार्रवाई भी होती है, और पुलिस ने अब ये बताया जा रहा है कि वो कार्रवाई भी कंसिडर कर ली है, और अभी तक कोई ऐसी कोई हतमी जो उसकी रीजन है ना, वो डिक्लेयर नहीं की जा रही. ये कहा जा रहा है कि शायद जो ओवरडोज की वजह से उनको हार्ट अटैक आया. तो आप क्या लगते हैं कि इस डेथ को, अहमद लतीफ की जो मौत है, उसको मशकूक डेथ करार देना चाहिए, या कुछ कातिल इसके पीछे डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली डिक्लेयर कर देने चाहिए? लीगली कोई भी अननेचुरल डेथ होती है तो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 का. हाँ. उसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं. पोस्टमार्टम इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ नोइंग द रीजंस कि डेथ नेचुरल है, अननेचुरल है, कोई पॉइजन तो नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक. देखिए, आई थिंक दिस डेथ इज द डेथ ऑफ द सोसाइटी. यानी ये कोई मर्डर नहीं है, दिस इज द मर्डर ऑफ, बुनियादी तौर पर अगर मैं कहूँ कि इंसानी मुआशरे का मर्डर है, जहाँ पे एक शख्स को, इसके उस डॉक्टर के इर्द गिर्द लोगों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि व्हाट इज ही फेसिंग. ठीक है. तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि दिस वाज द मर्डर डन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, बट दिस इज द मर्डर डन बाय सोललेस सोसाइटी. ठीक है. ठीक. तो इसका मतलब है कि इसको जो मशकूक मौत करार दिया जा रहा है, कहीं अखलाकी तौर पे ये बात गलत नहीं? मशकूक मौत
इन द सेंस ये है कि मतलब रीजंस हिडन है, ठीक मतलब डॉक्टर्स अगर या जो उस वाकये के एनी शाहिदीन हैं वो यही कह रहे हैं कि गाड़ी से मेडिसिन मिली है वगैरह वगैरह, हाँ और कुछ लोगों ने बताया है कि ही वाज इन टेंशन ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम, तो दीज आर द रीजन। ये मर्डर है ना, ठीक मतलब बिल्कुल जरूरी तो नहीं है कि डायरेक्ट कोई मर्डर हो ना, कत्ल बेसबब होता है, कोई वजह बनती है किसी के मर्डर की, तो हो सकता है देखिए ह्यूमन बीइंग्स मे नॉट बी द डायरेक्ट रीजन ऑफ मर्डर, ठीक लेकिन है वो इनडायरेक्ट रीजन तो हो सकती वजह है ना। जैसा सब एक छोटा सा अखलाकी सवाल है, थोड़ा सा जज्बाती डॉक्टर आइन इसमें पूछना चाह रहा हूँ। अब जिस बंदी ने उसके लाइफ पार्टनर ने डिवोर्स या खुला का केस किया है, वो भी तो एक जज्बात और एहसासात का ही मुजस्समा थी ना। अगर वो उसका पार्टनर उस ऑप्शन पे नहीं जा रहा, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, तो डॉक्टर अहमद लतीफ को जानने की क्या जरूरत है? एक बंदा अगर आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ एक वक्त गुजारने के बाद हो जाता है, तो इस तरह के लोगों को, यानी जो विक्टिम बन जाते हैं, उनको भी जरा बहादुरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि यार अगर कोई जा रहा है तो जाने दिया जाए। और सवाल यह है कि दूसरी तरफ ये स्ट्रेस क्यों नहीं? हाँ ये सब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एमए इंग्लिश, उस वक्त हम तकाबली लिटरेचर पढ़ते थे, कंपैरेटिव लिटरेचर। तो किश्वर नाहीद एक फेमिनिस्ट राइटर है। किश्वर नाहीद की किताब है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, औरत एक नफ्सियाती मुतालिया, ये टाइटल है मेरा। ठीक, देखिए हर मर्द को ना वो किताब पढ़नी चाहिए, औरत एक नफ्सियाती मुतालिया। मुतालिया, ओके। साइकोलॉजिकली या टेक्निकली स्पीकिंग औरत में ये स्किल है कि वो सर्वाइव कर जाती सर्वाइव कर जाती है, माजी ठीक। को जल्दी बुलाने का जो फन है ना वो औरत में मौजूद है। शी मूव्स ऑन, शी मूव्स अहेड वेरी क्विकली। मर्द जो होता है ना साइकोलॉजिकली, या आप समझिए मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ठीक है। ही बेसिकली लिव्स इन पास्ट। माजी में रहना बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा टॉर्चर है। ठीक। अब यहाँ इस केस में वाइफ एंड हस्बैंड, मे बी के वाइफ वाज इन प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस हुए हैं वो हस्बैंड ने की, यानी ठीक। he at one time was a husband and at the same time he was a father as well। हाँ। तो ये देखें, जब हम किसी चीज के हुसूल के लिए कोशिश करते हैं और वो हासिल हो जाती है और वो यूजलेस तरीके से खत्म हो जाती है, तो हमें तकलीफ होती है कि नहीं लव मैरिज की और उसके बाद शादी खत्म होगी और वो परेशानी में था। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि he was not going out of that situation, he was still living in past and living in सूरत हाल से बाहर नहीं निकल रहा। living in past is basically the issue। और जो औरत है वो बेसिकली शी वेंट आउट ऑफ दैट सिचुएशन क्विकली, ये रीजन हो सकती है। ठीक हो गया, चले सर साहब, हमारी जो नई नस्ल है, आप फिर बात वहाँ ही खत्म होती है कि मैं उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि कराची, लाहौर और पंजाब के बड़े बड़े शहरों में गुज़श्ता 5 सालों में जो डिवोर्स की शरह है वो बहुत बढ़ती जा रही है, और यहाँ तक कि यूरोप के वेल डेवलप्ड कंट्रीज भी डिवोर्स में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इवन जर्मनी और अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी हमें ये केसेस बड़े 90+ में परसेंटेज मिल रही है, और हमारे अपने पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल में 35% इसमें इजाफा हुआ है। तो क्या मैसेज देंगे कि यार रिश्ते निभाए जाते हैं, खराब किए जाते हैं, ये हमारे अपने बस में है? राणा साहब, मैं इसके पीछे ना ये जो फैमिली इश्यूज है ना, फैमिली मैटर्स जितने अभी कोर्ट्स में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो केसेस है वो कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में। सही। ओवर बर्डन कोर्ट्स हैं वो फैमिली कोर्ट्स, खुला और डिवोर्स, खुला डिवोर्स, बच्चों की कस्टडी के वगैरह वगैरह, नानो नफका के। देखें ये प्राइमरीली अगर हम देखें सर्विस लेवल पे तो हम समझते हैं या कहते हैं कि फैमिली मैटर जी, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विद इमोशनल स्टेबिलिटी। सही। हम पहले फैसला कर लेते हैं कि हमने यहाँ शादी करनी है, वो भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, और जब हम कर लेते हैं फिर इतने इमोशनली इनस्टेबल होते हैं कि वी डू नॉट स्टैंड। सही। फिर हम फैसला करते हैं कि फैसला तो गलत। देखें हमेशा जिंदगी इमोशनल स्टेबिलिटी भी गुजरती है, ठीक। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इंसान के लिए डिजास्टर है। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि जब हम किसी के साथ एक मैच जोड़ रहे हैं, तो पहला सवाल ये करना चाहिए कि क्या वो अगला शख्स मुझे कोई मेंटल पीस दे सकता है? ठीक। जिंदगी में फिजिकल पीस तो बात की बात है ना, फिजिकल प्लेयर तो बात की बात। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मेंटल पीस। अगर कोई शख्स मेंटल पीस नहीं दे सकता, वी मस्ट स्टे अवे।
ठीक है, उसकी बेसिक वजह ये है कि द ब्रेन इज कंट्रोलिंग द फिजिकल प्लेयर. अगर मेंटली हम स्ट्रेस में हैं, वी वोंट बी एबल टू एंजॉय द लाइफ. यही वजह होती है. इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते बनते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह वजह से खत्म होते हैं. तो साजिद साहब इसका मतलब है कि ये जो क्रेडिट दिया जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसका मतलब है हर नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है. दूसरी बात मुझे ये बताएं कि हमारी आखिरी बात हम खत्म कर रहे हैं कि 2 माह या 4 माह पहले जो बताया जा रहा है जब उसकी डिवोर्स का केस हुआ है, तो आपको लगता है कि वो सारा बैकअप देखना चाहिए कि उसकी जो एक्स वाइफ है उन्होंने किस तरीके से डिवोर्स लिए, क्या इन पे इल्जाम तो नहीं लगाए, क्या इनके खिलाफ कोई ऐसा नाजायज मुकदमा तो नहीं दायर किया, क्या इनके ऊपर कोई और केस तो नहीं डाला गया, क्या इनको जहनी तौर पर टॉर्चर नहीं किया गया. राज साहब, इस चीज को देखना नहीं चाहिए. कुछ लड़की का यार पहुंचा जाए, जाहिर है किसी यूनियन काउंसिल में डिवोर्स हुई होगी, कोर्ट के थ्रू हुई होगी, कोई पंचायत बीच में इन्वॉल्व होगी, तो वो बेसिक रीजन भी तो पहले ढूंढे ना जिसकी वजह से वो ये जो कह रहे हैं एडिक्शन की तरफ आए और ओवरडोज की तरफ आए, तो वो उस जड़ की तरफ क्यों नहीं लोग जा रहे, वो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए. हाँ, दिस इज वन ऑफ द रीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जनरली मैंने प्रैक्टिस में भी देखा है खुला के केसेस में. देखिए हमारे कानून में ना जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है ना वो 2 बेसिस पे होती है. ठीक है, Dissolution of marriage on the grounds mentioned in section 3 of the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. ठीक. एक ये रीजन मोड है, तरीका. दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला. सही. अब ये दोनों एंटायरली डिफरेंट चीजें. ठीक. हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि यहाँ वल्गैरिटी बहुत अजीब किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं. Whenever the women decides कि मैंने इससे इस मर्द से छुटकारा हासिल करना है तो वो एक वल्गर किस्म के इल्जाम लगाते हैं. वो क्या है? The man is important. यानी एक्सक्यूजेस ढूंढे जाते हैं. एक्सक्यूजेज नहीं, एक्सक्यूजेज हैं. इसके अलावा मर्द पे ऐसे Blame game. इल्जाम लगाए जाते हैं जिसकी वजह से वो मुआशरे में मुंह दिखाने के. defaced. मैंने एक ऐसा केस भी देखा है. There was a girl who was married to a very good boy. वो नहीं रहना चाहती थी. उसने पूरे खानदान में मशहूर कर दिया कि I don't want to live with that man. वजह क्या थी? He is important, physically important. ठीक. अब देखिए मर्द इस मुआशरे में कैसे प्रूव करेगा कि ये फिजिकली इंपॉर्टेंट. ये तो बड़ी प्राइवेट लाइफ का मामला है जी. तो देखिए उस सेंस में उस लड़की ने तलाक ले ली एंड शी गॉट रिड ऑफ दैट मैन. आई पर्सनली नो. लेकिन उसने ये नहीं सोचा होगा कि जो इल्जाम वो औरत मर्द पे लगा रही है, हाउ विल ही बी एबल टू डील विद सच एक्विजिशन एंड एलिगेशन. सही. इसी तरह खुला के केसेस में भी बहुत अजीब किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं. जब भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक सूट फैमिली कोर्ट में आता है, या औरत ये इल्जाम लगाती है कि इस मर्द के दूसरे औरतों के साथ ताल्लुकात हैं इसलिए मैं आई वांट टू गेट रिड ऑफ, या ये फिजिकली इंपॉर्टेंट है, तो ये बेहुदा किस्म के जो इल्जाम होते हैं जिसकी वजह से मर्द मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं. मैं वंस अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड सोसाइटल, वो जो कंसेशन है, सोशल कंसेशन यानी मुआशरती रियायत हमेशा औरत एंजॉय करती है. मर्द हमेशा हार्ड सिचुएशन को फेस करता है. ठीक. तो अब औरत जब इल्जाम लगा लेती है, वो मर्द के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती कि व्हाट कैन ही डू नाउ टू फेस द सोसाइटी, या वो प्रूव कर सके. तो आई एग्री विद यू, हो सकता है कि इस केस में भी इस तरह की सिचुएशन हुई हो. ठीक. और उसमें मैं एक बात बताऊं, ये मैं ये भी पैगाम देना चाहूंगा, व्हेनेवर द वुमन डिसाइड्स टू गेट रिड ऑफ एनी मैन एंड हस्बैंड, रेजोल्यूशन की तरफ जाती है, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट जब कभी आप सूट प्लेन ड्राफ्ट करें फॉर रेजोल्यूशन, वहां पे वो वजूहात लिखें जो जेन्युइन हो. आप मर्द पे कोई भी ऐसे फरसूदा इल्जाम ना लगाएं हस्बैंड पे जिससे वो डिफेम हो जाए माशरे के. ठीक. और अगर कोई मर्द इस तरह डिफेम होता है, झूठे इल्जामात उस पे लगाए जाते हैं, तो मैं मर्दों को भी कहूंगा दे मस्ट नॉट स्पेयर एनी वाइफ, और उसको डैमेजेस करने चाहिए. माशरे में एक सोशल कंसेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मुआशरती रियायत का औरत को वो तो है, बट द वुमेन इज नॉट एट लिबर्टी टू डिफेम एनी ह्यूमन बीइंग. हमारे यहाँ कानून में पर्सन की डिफिनेशन एक ही है. ठीक. यानी दोनों बराबर. जेंडर डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स देयर इज नो डिफरेंस. सही. और हमारा आईन भी ये डिफरेंस जो है वो डिस्करेज करता है कि देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. ठीक. देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. तो जेंडर बेस्ड कंसेशन हो सकती है औरत को, लेकिन सेक्स बेस्ड कंसेशन नहीं है. यानी किसी मर्द पे अगर कोई इल्जाम लगता है तो ही मस्ट बी इन अ पोजीशन कि वो कोर्ट जाए और वहां वो डैमेजेस फाइल करे कि इसने मुझे डिफेम किया. तो I would suggest, in fact, with sad heart, that doctor lost his life. ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है. He was left alone. शुक्रिया सर. जी सामीन, तो आज हम डिस्कस कर रहे थे लाहौर के
ایک ڈاکٹر احمد لطیف کی کہانی جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ لاہور آئے تھے. تو ہم نے جیسے کہ یہ پہلو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ایڈمنسٹریشن کی بھی غلطی ہوگی, انہوں نے نہیں دیکھا, لیکن یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ہیں. آپ سیکیورٹی انچارج کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کو چیک کرنا چاہیے تھا, تو تب کون سا اس کا سلوشن آپ نے مہیا کر دینا تھا. یہ بعد کی ضمنی سیکنڈری چیزیں ہیں. اور میسج یہ تھا کہ جو بیسک ریزن ڈیورس بنا ہے, دیکھا جائے کہ وہ ڈیورس ہوئی کس وجہ سے ہے, اس کے پیچھے طریقہ کار کیا تھا, ڈاکٹر صاحب احمد لطیف صاحب کیوں اتنی سٹریس میں تھے, کس طریقہ واردات کیا اپنایا گیا وہ ڈیورس لینے میں یا دینے میں, یہ بات اس نہج پہ کیوں آئی ہے. ان سارے سوالوں کے جواب مجھے بھی, آپ کو بھی, اور ہماری سوسائٹی کو بھی, اور ان کے پیرنٹس کو بھی دینے چاہیے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ آپ کی ذات سب سے پہلے ہے. خیال رکھیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.